बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शोर घर पर नौकर ले आया जो बहुत हसीन था और मेरा दिल उस पे आ गया। एक रात शोर घर ना था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी तो नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर अपनी उंगलियों को काट लिया था। इसका अंदाजा मुझे इस नौजवान नौकर को देख के हुआ था जिसे मेरा शोहर कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे शोहर ने डोर बेल दी, मैंने दरवाजा खोला तो अपने शोहर के साथ खड़े इस नौजवान को देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकाना भूल गई थी। वो नौजवान हुस्न का शाहकार था, मर्दाना वजाहत से भरपूर। मैं तो ये तक भूल गई थी कि इसके बराबर में मेरा बेढंगा शोहर भी खड़ा है। मेरे शोहर ने मुझे बाजू से बहलाया तो मैं चौंक गई तो कहने लगा, क्या हुआ? पीछे हटो, करीम बख्श को अंदर आने दो। नौजवान 21-22 साल का था। मैं पीछे हट गई, मेरा शोहर उसे अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरे शोहर इसे क्यों अपने साथ लेकर आया था। मुझे बिना दुपट्टे देखकर बड़ी तेज नजरों से मेरे शोहर ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे शोहर के अलावा कोई इतना नहीं आता था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं लेती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है तो मैंने फौरन उसे कुर्सी पे रखा, दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया। इस नौजवान ने एक नज़र भी उठाकर मेरी तरफ देखा नहीं था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने अपने शोहर से पूछा कि ये कौन है। वो कहने लगा, ये एक बेसहारा नौजवान है लेकिन है शरीफ, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रख लिया है। ये घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ कर दिया करेगा। हालांकि ये बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान को मेरा शोहर घर ले आया था, वो भी घर के कामकाज करवाने के लिए। हालांकि वो जानता था कि मैं पूरा दिन घर में अकेली होती हूँ। ऐसे में एक नौजवान लड़के का मेरे साथ होना एक गैर मुनासिब की बात है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों मैं अपने शोहर के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी और जब बाजार से सामान लाना होता है तो मैं तो थक जाती हूँ। वो कहने लगे, हाँ इसीलिए तो रखा है ताकि तुम्हें बाहर ना जाना पड़े, तो तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो और घर के भी छोटे मोटे काम भी कर देगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो था नहीं कि मुलाजमीन के लिए कोई क्वार्टर होता, इसलिए मेरे मियाँ ने कमरे का स्टोर रूम इस लड़के के लिए खाली करा दिया। मेरे शोहर ने वहीं पर एक चारपाई रख दी और एक पंखा भी लगा दिया। फिर मेरे शोहर ने एक प्लेट में खाना डाला, वो भी उसे स्टोर रूम में दे दिया। मुझसे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज्यादा घूमने फिरने मत देना, इसे कहने के स्टोर में रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत जन्म लेने लगी थी। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो इस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता। जाने क्यों मेरा दिल ये चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा शोहर अपने काम पर चला जाए। मैं इस मुलाजिम को जी भर के देखूं जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना सा करके रख दिया था। इतना हुस्न तो मैंने आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखा था जितना उस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत ये थी कि कैसा अजीब शख्स था, उसने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। अगले रोज सुबह मैं जल्दी ही उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी कि इतने में मेरे शोहर ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वो नौजवान बाहर आ गया। मेरे शोहर ने कहा कि घर का सौदा सलफ ले आओ और अपनी आह के साथ ज़रूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा। ये सुनना था कि मैं मुतज़ब सी हो गई। मेरा शोहर उसे दुकान क्यों लेके जा रहा था? वो तो इसे घर के लिए लाया था। मैंने फ्राई अंडा प्लेट में रखा और चूल्हा बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो आपने घर के कामकाज के लिए रखा है ना। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा कि ये पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा? अभी 1 घंटा है, तुमने जो काम करवाना है तुम करवा लो। मैं उसे अपने साथ दुकान लेकर जाऊंगा और फिर रात को ये मेरे साथ आया करेगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा करवा देगा। ये सुनकर मैं बुझ के रह गई थी। मैंने नाश्ता भी दिली से बनाया। वो नौजवान किचन में आ गया, कहने लगा, आपा कोई काम है तो बता दे। मैंने पलट के उसकी तरफ देखा, वो अब भी नजर झुकाए हुए बात कर रहा था। उसके आपा कहने पर तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। ठीक है कि मैं उससे चंद साल बड़ी थी, लेकिन आपा तो बिल्कुल ना थी। मैंने कहा, देखो मेरा नाम हुमेरा है, मुझे हुमेरा कहा करो। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे आपा बोलो।
मैंने बड़े सख्त लहजे से उसे ये कहा था। फिर मैंने सनक में बर्तन बिल्ली के रखे और उससे कहा ये बर्तन धो और किचन साफ करके फिर जाना। यह कह के मैं मुमकिन से बाहर आ गई। मेरा शोहर तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब वो नाश्ता करके फारिग हुआ, वो नौजवान भी किचन की साफ सफाई कर चुका था, बाजार से सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा शोहर उसे दुकान पर ले गया। न जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रही। हालांकि रोजाना ही मेरा वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजरता हुआ महसूस होता था, लेकिन आज तो ऐसे था जैसे वक्त कट ही ना रहा हो। मैं अपनी कैफियत से बेहद परेशान थी। बार बार मुझे उस नौजवान का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे शोहर के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई, एक अच्छा सा लिबास पहना, मेकअप किया और अपने बाल भी खुले छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और मैं अपने शोहर के लिए कभी यूं एहतमाम से तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू दिनों में 1 माह तक मैंने खुद को सजाया संवारा था, लेकिन उसके बाद मैं घर के आम से हुए में रहती थी। लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल चाह के आपको सजाऊं, संवारूं, खूबसूरत बनाऊं। बेशक मेरा शुमार खूबसूरत औरतों में होता था। मेरी उम्र 30 साल के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाला मुझे शादीशुदा भी नहीं समझता था। जब मैं अपने शोहर के साथ कहीं जाती तो सब ही मुझे हसरत भरी नजरों से देखते थे, क्योंकि मेरा शोहर देखने में जरा भी खूबसूरत ना था। तो निकली हुई थी, कद भी दरमियाना, तखारगत भी मुनासिब सी थी, नक्श भी कोई खास नहीं थे और मैं एक हुस्न परस्त थी, खूबसूरती की दिलदार थी। इसलिए करीम बख्श की वजाहत और हुस्न देखकर मेरी दबी ख्वाहिशात मेरे अंदर अल्लाह की तरफ भड़क उठी थी। जैसी रात को मेरा शोहर घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वो हैरान हुआ था, लेकिन मेरी नजरें तो करीम बख्श पर जमी हुई थी। पूरा दिन मैंने न जाने कैसे काटा था, लेकिन वो बड़ा अजीब शख्स था। एक नज़र उसने मुझ पे डालकर नहीं देखा और ये बात मुझे अंदर से मजीद उलझा गई थी। अलबत्ता मेरा शोहर मुझे यूं देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि उमेरा, आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइवर पर लेकर जाता हूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं उसके लिए भी सवारी कब थी जिसके लिए मैंने ये सब तैयारी की थी। उसने तो एक आंख मुझे नहीं देखा था। मैं चाहती थी वो मुझे देखे और देखकर अपने होश खो बैठे, क्योंकि मैं भी हुस्न में कम ना थी। लेकिन वो तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने शोहर से कहा, मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़ी बेदिली से मैंने चूड़ियां उतार कर सामने ड्रेसिंग पर फेंक दी, अपनी ज्वेलरी उतारी, बालों का जोड़ा बनाकर बालों को कीचड़ में मुकीद किया, अपना लिबास भी बदल लिया, मुंह भी धो लिया। अब मैं ये सोचने लगी कि किस तरह से इस नौजवान को अपने पास रखूं। मेरे जहन में बस एक ही तरतीब आई थी। अपने शोहर के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारे और सीढ़ी उतरते हुए जानबूझकर अपना पांव मोड़ लिया। मैं अपने तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई थी कि धड़ाम से सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मौज आ गई थी, घुटना अलग सूज गया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा शोहर और वो नौजवान दोनों ही कमरे से बाहर आ गए। मुझे मेरे शोहर ने जब छत की सीढ़ियों के नीचे देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरा पाँव खुल गया था। जब वो मुझे खड़ा करने लगा तो मेरी तो चीखें बुलंद हो गई। मैं सचमुच में अपनी पैर की हड्डी तोड़वा चुकी थी। मेरा शोहर मुझे सहारा देती हुई गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे प्लस्तर बांध दिया गया और बिल्कुल बेड पर आकर लेट गई। मेरा शोहर बेहद परेशान था, कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं कि इस लड़के को बेच देता हूं। फिर कहने लगा कि उसे तो अभी दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाएं, इस लड़के को यहाँ छोड़ जाएं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इसे कह दूंगी। मेरा शोहर भी मेरी बात मान गया, वो काम पर चला गया और मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पाँव से दर्द की टीसें उठ रही थी, मेरा घुटना हिलने से इनकारी था, लेकिन मेरा दिल बहुत ही मुतमईन था। शोहर के जाते ही मैंने उस नौजवान को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतार के सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नजरें झुकाए कहने लगा, बाजी कहिए। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। मैंने उसे कहा कि इधर आओ, मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बनाया है, मुझे खाना पकाना आता है और किचन और घर की सफाई भी कर दी है। मैंने इससे कहा कि इधर बैठो। ये सुनकर
बरजुस्ता उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, लेकिन वो फौरन अपनी नज़र बदल गया। वो 3-4 कदम पीछे हट गया, कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दें। ये सुनकर मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में शदीद दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लाउंज में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि मेरे करीब आ जाए। ये सुनकर वो तजब्बुब का शिकार हुआ था। वो कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, रात को साहिब जी आएंगे तो आप बाहर आ सकती हैं। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इस पर जी भर के गुस्सा आने लगा था। वो समझता क्या था खुद को, जितना मैं उसके पास जाने के बहाने ढूंढती थी इतना ही मुझसे कतराता था। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल जाए। जैसे ही मेरा शौहर काम के लिए घर से बाहर निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी। जैसे कि गिर गई हूँ, मैं बेड के सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई, बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी, जैसे लगा हो कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। करीम बख्श जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वो मेरे पास आ गया। मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरा बाजू अपने कंधे पर रखा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, उसकी कुर्बत पाकर मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। मैं बेहद खुश थी कि मैं यही तो चाहती थी। उसने मुझे बेड पर बिठाया, फिर तो मैंने ये सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार उसे पुकारती, वो बेचारा मजबूर मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरी कुर्बत उसे भी बेचैन कर दे, और फिर वो एक मर्द था और किसी गैर औरत के इतने करीब होने से कुछ ना कुछ तो उसके दिल में भी हलचल मचनी शुरू हो गई। असल में जब इंसान को जो चीज़ ना मिले जिसकी उसे ख्वाहिश होती है तो वो करक बनकर उससे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे शौहर ने आज तक कभी मुझसे इसका ताना नहीं दिया था। मैं एक हुस्न परस्त सूरत थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उन्हीं के गिर्द घूमती रहती थी। मैं हसीन नौजवानों को देखकर ठंडी आहें भरती थी। इस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना शौहर बहुत बुरा लगता था। कभी लगता था कि मैंने जज्बात में आकर गलत फैसला किया था। मैंने सिर्फ पैसा देखा, क्योंकि मेरे वालिद के घर में पैसे की बेहद कमी थी। इस वक्त तो मुझे यही लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी। तो ये किसक भी दिल से जाती रहेगी कि मेरा शौहर हसीन नहीं है। अब इंसान को हर चीज़ तो मैसर नहीं होती। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल से ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी फजल अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये था कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था, खाने पीने की फरावानी थी, हर चीज़ थी। पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे अपने शौहर की संगत से घिन आती थी। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरा था, मैं एक ज़हनी अजियत से दो चार रही थी। इस वक्त ना तो मुझे कोई आसाइश अच्छी लगती थी और ना ही वो बड़ा घर। कभी कभी मुझे ये लगता था कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा शौहर मेरा मन पसंद होता तो शायद मैं इसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजारा कर ली थी। इससे जी भर के बातें करती। मेरी ये ख्वाहिश मेरे अंदर हसद बन चुकी थी। करीम बख्श को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश ख़त्म हो गई। मैं चाहती थी कि वो भी मेरी तरफ मायल हो, लेकिन वो कमबख्त नज़र ही नहीं उठा रहा था। इसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लस्तर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर लंगड़ाती थी ताकि वो मुझे सहारा दे। मेरा शौहर कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड लाकर देता हूँ, इसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने कहा है कि तुम अपने पाँव पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने शौहर की तरफ देखा। मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता कि मुझे कितनी तकलीफ है, उसका क्या है, वो तो जो चाहेगा कहता रहेगा। लेकिन ये ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी। मैं अपने शौहर से पीछे छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा शौहर दुकान चला गया तो मैंने देखा कि करीम बख्श अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं। उसके पास नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वो बात करने में मसरूफ था। मेरा पाँव चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे धीरे से चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वो किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द अम्मा को तुम्हारे घर भेजूंगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई, तुम्हारा बाप अभी इनकार नहीं कर सकता। मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है, मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊंगा। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो करीम बख्श से बेहद मोहब्बत करने लगी। उससे दस्त बर्दार नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वो तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था।
मैं धीरे धीरे से चलती हुई अपने कमरे में गई। मुझे उस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाह कि वो लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घूंट कर उसे मार डालूं। करीम बख्श मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है? मैंने आईने के सामने अपना अक्स देखा। मैं बेहद खूबसूरत थी। ये कैसे मुमकिन है कि मैं करीम बख्श को अच्छी ना लगूं? वो कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ मुतवज्जो हो सकता है? फिर मेरे जहन में ये आने लगा कि हो सकता है वो लड़की बेहद खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा हसीन हो। बहरहाल जो भी था, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। जब गम और गुस्से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मैंने करीम बख्श को आवाज दी, मेरे कमरे में आ गया। लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वो कुछ हैरान सा हुआ था। कहने लगा, बीबी जी कैसे? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं उसे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर तो वो सजदे से आ गया था। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो भी नफरत से कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझसे इस किस्म की बात करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतनी हसीन, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर मैंने उसे अलमारी के लॉकर से उसको बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। ये देखकर वो भी हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश। मेरी बात अभी यहीं तक थी कि उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा और उससे आगे एक लफ्ज और कहा तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहनों की तरह समझा है। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? मुझे इसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना उसके बहन कहने से हुई थी। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बहन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम्हें पाना है। और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें वो भी नहीं करनी दूंगी। और अगर तुमने कोशिश की कि तुम मेरे शौहर को मेरे बारे में सब कुछ बता दो, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जुनूनी हो चुकी थी। मैं दीवानियों की तरह चिल्लाकर उससे कह रही थी। ये सुनकर वो फौरन उसे कमरे से बाहर निकल गया। अगले रोज जो कुछ उसने कहा, मैं तो हवास बाख्ता हो गई थी। वो मेरे शौहर से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे शौहर ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 2 साल का कांटेक्ट किया है? मेरा शौहर कहने लगा कि इस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं, और अभी तो तुम्हें नौकरी करते हुए 2 माह नहीं गुजरे। वो कहने लगा कि मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे शौहर ने गुस्से से उसे कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस में दिए थे लाओ, मुझे वो वापस कर दो। पूरे 5 लाख की रकम मैंने तुम्हें यूं ही नहीं दी थी कि तुम 2 महीने ही खुद को कुर्सी पर उतराओ। मैंने तुम्हें घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे ये फिक्र नहीं थी कि मेरी बीवी गैर महफूज है। मुझे इतना भरोसा तुम पर बस इसी वजह से मैंने तुम्हें रखा था। और वैसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 3 दिन तक मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर बेशक तुम चले जाना, और मेरी रकम मुझे वापस हर हाल में चाहिए। मेरा शौहर 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था। ये सुनकर तो मैं बेहद खुश थी। इन 3 दिनों में तो मैं करीम बख्श से अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। करीम बख्श सुनकर बेहद परेशान हुआ था। अगले ही रोज मैंने अपने शौहर का बैग उतार कर दिया। वो कहने लगा, उसका ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश ना करे। पूरे 5 लाख के एडवांस ले चुका है। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, और मैं इसकी कजन की शादी किसी और से कर देता। 5 लाख देकर ही उसने अपना रिश्ता वहां पक्का किया है। मुझे अब समझ आया था कि क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा शोर चला गया। करीम बख्श भी दुकान चला गया। वो रात को लौटा तो उस वक्त मैं अपने होशरबा हुसन के साथ उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसे अपनी नजरें बदली। मैं खूब तैयार हुई थी। वो सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा भी लॉक कर लिया। ये देखकर मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। कहने लगा, आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। बहरहाल मैं काफ़ी देर इसके दरवाज़ा बजाती रही, फिर झुक कर अपने कमरे में आ गई। मुझे इस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मैं बेबस थी। रात के 3 बजे मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि स्टोर की चाबी तो मेरे ही पास है। मैंने दरवाजे से स्टोर की चाबी निकाली और बहुत आहिस्तगी से स्टोर खोला। सामने चारपाई पर करीम बख्श मुंह तक लहाफ लिए सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर का दरवाज़ा बंद किया और उसकी चारपाई पे जाकर लेट गई। कमरे में गुप अंधेरा था। जैसे ही मैं उसके साथ सोने लगी, मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी थे।
वो तो मेरे शोर की आवाज़ थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। एक टॉर्च लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ी थी। उसकी रोशनी से मैं चारपाई पर लेटे शख्स को भी देख चुकी थी। वो मेरा शौहर था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगा, तुम्हारे हर बात मुझे करीम बख्श बता चुका था और मैंने झूठ बोला था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं रोने लगी। मेरी सारी सच्चाई मेरे शौहर के सामने आ चुकी थी। उसने वहीं मुझे तलाक दी और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं कम खूबसूरत औरतों के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरा दिन मेहनत मशक्क़त करे, बीवी की तमाम ख्वाहिशात और आसाइशें इसलिए पूरी करता है कि उसे अपनी बीवी की वफा दरकार होती है, वरना पैसे देकर तो कोई भी बदकार औरत बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती है। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश कि मैंने अपनी नज़रों की हिफाजत की होती जैसे कि एक मर्द होते हुए करीम बख्श ने की थी। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।